हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और इसके साथ में आपके पीसीएस 2026 के लिए टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट हमने बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देखा था यूपीपीसीएस 1 का, और उसी सीरीज में आगे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट पेपर मैं लेकर के आई हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ में आपके जो हिंदी के लेक्चर्स हैं वो भी चल रहे हैं। हिंदी के लेक्चर्स में विलोम शब्द एक वीडियो और आएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी आप फॉलो करिए हिंदी वाली प्लेलिस्ट। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलरली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और साथ में आपका रिवीजन अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहेगी टेस्ट पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इंडियन ट्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या है ना कि हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है कि कौन से यूरोपियन पहले आए थे और कौन से बाद में आए थे। तो इसमें इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, ठीक है। अब इसको ना जैसे उनका अराइवल था इंडिया में, उसके बेसिस पे सेट करना है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1498 में। देन डच आए थे, इंग्लिश आए थे 1600 में। पुर्तगीज आए थे 1498 में, इंग्लिश आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, फ्रेंच आए थे 1616 में, देन डानिश आए थे 1664 में, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पुर्तगीज आए थे 1498 में, डच इंग्लिश आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, देन फ्रेंच आए थे 1616 में एंड दानिश आए थे 1664 में। अगर इसके बेसिस पे हम देखें तो जो सही सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 4, 1, 2, 3, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया। तो फर्स्ट है, द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499 एडी। सेकंड है, द ब्रिटिश established their फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम इन सदर्न इंडिया। थर्ड है, द इंग्लिश कंपनी इन ईस्टर्न इंडिया established द फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633 एडी। एंड लास्ट है, द फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स कैप्चर्ड मेड्रास इन 1746 एडी। तो ये जो लिखा है स्टेटमेंट, द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499 एडी, ये सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगीज ने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज यूरोपियन ट्रैवलर्स नेवर वेंट बैक टू यूरोप एंड सेटल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ट्रैवलर्स दिए गए हैं, यूरोपियन ट्रैवलर्स, इनमें से कौन थे जो वापस नहीं गए थे और इंडिया में ही सेटल हो गए थे। तो इनका नाम है मनुची। ठीक है, तो जो इनका पूरा नाम है निकोलो मनुकी या फिर मनुची, वॉट एवर यू कॉल इट। तो ये इटालियन राइटर थे और ट्रैवलर भी थे। इन्होंने सर्व किया है मुगल कोर्ट में, दारा शिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह, कीरत सिंह, ठीक है। तो ये जो थे ये इंडिया में ही सेटल हो गए थे एंड ये वापस नहीं गए थे, इटली ये वापस नहीं गए थे। फिर नेक्स्ट है, consider the following statements. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India based on the British structure. तो क्या वॉरेन हेस्टिंग ने रेगुलर पुलिस फोर्स को स्टैब्लिश किया था। इसके बाद है, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन कैलकाटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1860। देखिए जो दोनों स्टेटमेंट हैं सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी में। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, इंडियन पीनल कोड 1860 में ये आपका आया था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना कि क्या वॉरेन हेस्टिंग ने, नहीं वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं, लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, रेगुलर पुलिस फोर्स को इन इंडिया बेस्ड ऑन द ब्रिटिश स्ट्रक्चर। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सेकंड थर्ड सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था ना, उसी के अंडर में वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ओनली टू। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो, रियोतवारी सेटलमेंट से यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो रियोतवारी सेटलमेंट से हमें पता है कौन कौन रिलेटेड थे, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है, दोनों ही रिलेटेड थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन इसके बारे में और हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रियोतवारी सेटलमेंट जो है वो थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में ये स्टार्ट किया था। रियोतवारी सेटलमेंट में होता क्या है, 45 से 55% लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। कितना? 45 से 55% लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है। एंड जो मिडिल मैन होता है या लैंडलॉर्ड जो होता है, इस टाइप का जो सिस्टम था उसका रोल बिल्कुल खत्म कर दिया। रोल ऑफ मिडिल मैन या फिर लैंडलॉर्ड पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, और फार्मर्स को लैंड ओनर समझा जाने लगा, ठीक है। फार्मर को ही लैंड ओनर्स समझा जाता था, और जो रोल ऑफ लैंडलॉर्ड या मिडिल मैन जो था वो एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें बस ये पूछा था कि रियोदवारी सेटलमेंट किस किस से रिलेटेड है, तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, तो सेकंड एंड थर्ड यानी कि सी। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। तो हमें पता है कि जो भी कम्युनल ये जो कम्युनल बेसिस पे जो सेपरेट इलेक्टरेट की जो बात हुई थी, मुस्लिम्स ने की थी, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 का था, इसके थ्रू हुआ था। जिसमें ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909, उसके थ्रू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी मुस्लिम्स की, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 से रिलेटेड है, कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर नेक्स्ट है, अब इसको मैच करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीपीसीएस में इजीली मिल जाएंगे, जिसमें गवर्नर जनरल का क्या काम था उसको मैच करना होता है। एंड 2025 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि लॉर्ड डेलहाउसी जो है, ठीक है, लॉर्ड डेलहाउसी किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, ठीक है। लॉर्ड डेलहाउसी किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ सती से। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड है ऑटोनॉमस गवर्नमेंट से। एंड देन फिर लॉर्ड कर्जन आते हैं, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। और लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से रिलेटेड थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती से रिलेटेड थे। लॉर्ड रिपन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। देन लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In what form was the Instrument of Instructions contained in the Government of India Act 1935 incorporate in the Constitution of India in the year 1950? देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो वहां पे ये डायरेक्टली मेंशन है कि इसको इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नेंस में कोई गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। डीपीएसपी जो होते हैं वो आपके इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, नॉट नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं डीपीएसपी, बट ये इंस्ट्रक्शंस जरूर प्रोवाइड करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ राइट्स, और वी कैन से कि अगर किसी हमें रूल को इम्प्लीमेंट करना होता है तो डीपीएसपी को देखा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वर कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बाय द चार्टर एक्ट 1813 इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में इसमें बताना है।
तो हमें पता है कि इट वाज बेसिकली अ प्रोविजन दैट वाज मेड फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड 1 लाख रुपी एवरी ईयर फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो इसमें 1 लाख रुपीस का कुछ प्रावधान था। उसके अंडर में क्या था कि इंडियन की जो एजुकेशन थी उसको इम्प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय दिस फाइनेंशियल प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ 1 लाख रुपी गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लॉर्ड डेल हाउसी, मर्जर ऑफ अबध, लॉर्ड डफरिन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पैसेज ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 एंड लॉर्ड लिटन, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, तो इसमें मैच करना है कौन सा सही है एंड कौन सा नहीं है। तो देखो, जो लॉर्ड डलहौजी हैं उन्होंने अवध को मर्ज किया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन ने उनके टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, 1885 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे पासेज ऑफ द चार्टर एक्ट 1833, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। एंड जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन अगर हमें मैच करना हो तो हम सेकंड एंग्लो अफगान वॉर से मैच करेंगे एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड से रिलेटेड है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो पहला है हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है। देन लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वार से रिलेटेड है। देन लॉर्ड विलिस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो इसमें ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वार का दिया है ये सही नहीं दिया है, बिकॉज ये लॉर्ड हेस्टिंग थे एंड 1817 से 1818 तक ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चला था। तो लॉर्ड हेस्टिंग इससे रिलेटेड थे। ठीक है, दोबारा देख लो, हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, एंड ये बहुत ही डेसिसिव बैटल था, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हेक्टर मुनरो जो थे उन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट है एंग्लो नेपाल वॉर, इसमें तो लॉर्ड हेस्टिंग ही थे। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर बार लॉर्ड बिलिसली। और फोर्थ एंग्लो मैसूर बार में आपको पता है जो टीपू सुल्तान थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो कि लॉर्ड विलिस्ली ने, इन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला है स्टेट किडनैपिंग पॉलिसी, फिर है सब्सिडियरी अलायंस, फिर है ट्रीटी ऑफ लाहौर, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग टाइम पर हुआ था। सब्सिडियरी अलायंस ये 1798 में लॉर्ड विलिस्ली के टाइम पे हुआ था। देन ट्रीटी ऑफ लाहौर ये 1840 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। देन स्टेट किडनैपिंग पॉलिसी, ये स्टेट एबडक्शन पॉलिसी या स्टेट किडनैपिंग पॉलिसी ये 1848 में लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पे हुई थी। ये तो पता ही है कि वो किसी भी स्टेट को जहां पर कोई उसका हायर नहीं होता था, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वहां पे वो पर्टिकुलर स्टेट को कैप्चर कर लेते थे, अपने अंडर में ले लेते थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था 1848 में स्टेट किडनैपिंग पॉलिसी। सब्सिडियरी अलायंस 1798 में लॉर्ड विलिस्ली के अंडर में। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1840 हार्डिंग के उसमें। एंड ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था। तो इसको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो उस बेसिस पे जो स्टेट एबडक्शन पॉलिसी है ये सबसे लेट होगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होगा। एंड इस बेसिस पे देखा जाए तो जो ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। Dalhousie is considered the creator of modern India because he brought reforms and pioneered in many fields. Which one of the following was not one of his reform plans? ठीक है, तो पहला है एजुकेशनल रिफॉर्म, फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन वर्कर्स।
तो देखो, लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पे सारी चीजें हुई हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन जो फैक्ट्री एक्ट है वो 1881 में लॉर्ड रिपन लाए थे। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे। बाकी सारे जो हैं वो लॉर्ड डेलहाउसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, अब हमें ये बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये किससे संबंधित है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये किससे संबंधित है। तो ये सब हमें मैच करने हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके अंडर में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसके अंडर में क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो हमें पता है जो भी कम्युनल उस टाइम पे जो मुस्लिम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी चाह रहे थे मुस्लिम अपने लिए, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू हुआ था। देन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 इसमें क्या हुआ था, ड्यूअल रूल। ठीक है, या फिर डायरकी जिसको हम बोलते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के थ्रू स्टार्ट हुआ था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में क्या हुआ था, प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमी ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैच कर लेंगे। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1। फिर नेक्स्ट है, which of the following statement is are correct about Lord Ripon's plan for local self-government in India? The district itself should be the maximum area whose needs can be fulfilled by a committee or local council. The local council should consist of a large number of nominated government official and should be headed by government official as chairman. ठीक है, तो ये ना दोनों ही स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में सही नहीं है। पहली बात तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, ठीक है। लोकल बोर्ड्स जो थे वो बेसिकली रूरल एरियाज में बनाए गए थे, लोकल बोर्ड्स। और जो डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स थी, तालुका, तहसील बोर्ड, ये सब डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश की गई थी। और म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई थी सिटीज में। ठीक है, तो लोकल बोर्ड्स रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, तालुका, तहसील, ये सब। और सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई थी। इस हिसाब से इसका जो है डी होगा, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following is not a change brought about by the Indian Independence Act 1947? So, Government of India Act 1935 was amended to provide for an interim constitution. ठीक है. Next है, India's subjugation was ended. Next है, till the creation of the new constitution, the source of power was the crown. The constitutional head of the Indian Dominion was the Governor General. देखो, इसमें ये लिखा है कि till the creation of the new constitution, the source of power was crown. That was not correct because जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गया, सोर्स ऑफ पावर क्राउन नहीं रहा था, क्योंकि ये हमें पता है कि 1858 में जो क्राउन रूल था वो एंड हो गया था 1858 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इल्बर्ट बिल 1883? तो पहला है, इट प्रपोज टू कॉन्फर लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑन इंडियन अथॉरिटीज। नेक्स्ट है, इट प्रपोज टू प्रोवाइड कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू इंडियन अथॉरिटी। थर्ड है, द proposed bill aroused opposition among the European citizens of England living in India. Despite opposition to the bill, it was passed without any changes. देखो, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, पहला वाला सही हो जाएगा क्योंकि इल्बर्ट बिल के थ्रू क्या हुआ था, लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इंडियन अथॉरिटी को दिया था। लिमिटेड लगा हुआ है, लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। फिर है, दिस प्रपोज्ड बिल अरोज्ड अपोजिशन अमंग द यूरोपियन सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड लिविंग इन इंडिया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रपोज टू प्रोवाइड कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू इंडियन अथॉरिटीज, तो ये आप खुद से ही पूछ लो, क्या जो अंग्रेज थे वो कभी भी इंडियंस को सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीटली दे सकते थे? ऐसी अथॉरिटी क्या वो दे सकते थे इंडियंस को? बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। और फोर्थ है, डिस्पाइट अपोजिशन टू द बिल इट वाज पास विदाउट एनी चेंजेस, तो ये भी गलत है, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे एंड ये बिना अपोजिशन के पास हो गया था, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो सही पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू सेरमपोर मिशन? ठीक है, सेरमपोर मिशन से रिलेटेड इनमें से कौन कौन थे? विलियम कैरी, जोशुआ मैर्समैन, विलियम वॉर्ड, डेविड हरे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। सेरमपोर मिशन से रिलेटेड थे विलियम कैरी एंड जोशुआ मार्शमैन। फिर नेक्स्ट है, अब ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि सेरमपुर मिशन से रिलेटेड कौन थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड थे। फिर नेक्स्ट है, when Lord Mountbatten became the first Governor General of India, who among the following became the गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर बात की जाए कि गवर्नर जनरल की, तो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे लियाकत अली खान, पाकिस्तान के। बट गवर्नर जनरल की बात की जा रही है तो गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल बने थे। बट जो लियाकत अली खान थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिकली वन रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, तो क्या हुआ था उस टाइम पे? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ओन्ड बाय इंडियंस, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो ये तो बात बिल्कुल अच्छे से हम लोग को पता है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये होने लगा था। वो लोग यहाँ से बहुत ही सस्ते दाम में रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे इंग्लैंड में, और फिर वहां से जो मैनचेस्टर क्लॉथ जो है वो काफी महंगा होता था, वो यहाँ पे बेच देते थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था? कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था इंडियन एग्रीकल्चर का। विद रेफरेंस टू द रेतवारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेतवारी सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। रेंट वॉज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द फार्मर्स। ठीक है। द गवर्नमेंट यूज टू गिव लीज टू द रियोट्स, ये भी सही है। बिफोर इम्पोजिंग टैक्सेस लैंड वॉज सर्वेड एंड वैल्यूड। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Modern Kochi was a Dutch colony until India's independence. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort William in modern Kochi. Modern Kochi was earlier a colony which was later taken over by Portuguese. Modern Kochi was never a part of the British colonies. ठीक है, तो इसमें सही बताना है। देखो, डच ने पुर्तगीज को डिफीट किया था, जो बी वाला ऑप्शन है। डच ने डिफीट किया था पुर्तगीज को एंड फोर्ट विलियम बनाया था मॉडर्न कोची में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि डच ने डिफीट किया था पुर्तगीज को और फोर्ट विलियम जो है ये बनवाया था मॉडर्न कोची में। आगे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो मच इज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द फार्मर्स दैट दे हार्डली हैव इवन ड्राई ब्रेड लेफ्ट टू फीड देमसेल्व्स। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट का है, जो कि मुगल कोर्ट में ये रहे भी थे, मुगल एम्पायर के टाइम पे ये रहे भी थे, और इन्होंने जो फार्मर की कंडीशन को देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। क्या नाम है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 एंड 1820? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? तो फ्रेडरिक एंजल्स, एरिक हॉब्सबॉम, आर्नोल्ड टॉयनबी, जॉर्जेस मिचलेट। इसका सही आंसर है आर्नोल्ड टॉयनबी। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवेलियन ऑफ 1857 AD, सपोर्टेड द रिवेलियन, मेंटेन न्यूट्रलिटी, या वेज्ड वॉर अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स? तो हमें पता है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे ये न्यूट्रल थे उस टाइम पे। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस टाइम पे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास उस टाइम पे न्यूट्रल थे। द रिवेलियन ऑफ 1857 AD टुक प्लेस एट द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो इसको अरेंज करना है, तो देखो इसके लिए ना हमें, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर हमें ये पता है कि कौन सी डेट पे कब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, अगर हमें डेट नहीं पता होगी तो हम इसको क्रोनोलॉजी में सेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है झांसी। झांसी का है जून 1857। फिर है मेरठ। मेरठ का है 10th मई 1857।
फिर है दिल्ली, तो दिल्ली का है 12 मई 1857। फिर है बरकपुर, इसका है 29 मार्च 1857। ठीक है, अब हमें इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो मार्च सबसे पहले हो जाएगी, तो बरकपुर सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4231। यानी कि बरकपुर 29 मार्च 1857। उसके बाद में मेरठ है 10 मई 1857। फिर है अ, दिल्ली, दिल्ली का कितना है 12 मई 1857। एंड सबसे लास्ट में जून में हुआ था झांसी, तो जून 1857। ठीक है, फिर से देख लो, बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, दिल्ली 12 मई 1857, लास्ट है झांसी जून 1857। ठीक है, अगर हमें डेट पता है तो हम बिल्कुल आराम से इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन कहाँ से रूलर थे, ठीक है, कौन कहाँ से लीड कर रहे थे, इस तरीके से इसको मैच करना है। एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। बख्त खान जो थे ये दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये अवध से थे, कुंवर सिंह आरा बिहार से थे, एंड नाना साहिब ये कानपुर से थे। ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाएगा 4132, 4132, यानी कि सी। नेक्स्ट है, what was the name of the rebel who fought against the British in the Battle of Chinhut during the revolution of 1857? तो कौन थे ये जिन्होंने बैटल ऑफ चिन्हट ये लड़ा था? तो ये थे अहमदुल्ला शाह। आगे देख लेते हैं, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवेलियन ऑफ 1857? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया में। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और उस टाइम पे पीएम थे इंग्लैंड के विस्काउंट पाल्मेरस्टन। ठीक है, इनका पूरा नाम है विस्काउंट पाल्मेरस्टन, यानी कि बी। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट सिस्टम के लैंड रेवेन्यू उन्होंने जो है वो बना रखे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। फॉर एग्जांपल, एक था रियोतवारी सेटलमेंट, एक था महलबारी सेटलमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे थे। एक था परमानेंट सेटलमेंट, ये सही कई सारे थे। तो अ, उसके बेसिस पे रीजन क्या दिया है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस अमंग इंडियन फार्मर्स। तो इससे क्या हुआ, डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हो गई अमंग इंडियन फार्मर्स। तो दोनों सही हैं, एंड ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ए। नेक्स्ट है, आफ्टर द संथाल रिवेलियन वाज क्वेल्ड, व्हाट मेजर वाज टेकन by the colonial rule. Territories called Santhal Parganas were created. It became illegal to transfer land from a Santhal to a non-Santhal. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इट मेक इलीगल टू ट्रांसफर संथाल लैंड टू नॉन संथाल, और संथाल परगना भी क्रिएट किए गए। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर नेक्स्ट है, अब हमें अरेंज करना है, जैसे कि ये मोपला रिवॉल्ट जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, पवना रिवेलियन ये कहाँ से रिलेटेड है, एका मूवमेंट। ठीक है, तो मोपला है केरला से रिलेटेड, पवना है बंगाल से रिलेटेड, एका मूवमेंट ये अवध से रिलेटेड है, क्योंकि ये हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, इन सारे जिलों में एका मूवमेंट जो है ये हुआ था। फिर बिरसा मुंडा रिवॉल्ट जो है ये आपका बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, इस बेसिस पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, यानी कि ए। ए बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, इसमें हमें ये स्टेटमेंट्स को देखना है। द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंडिया आर द रिजल्ट ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। द इंडियन नेशनल मूवमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइब। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल मूवमेंट थे, दे वर द रिजल्ट ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट। उस टाइम पे लैंड डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ करता था, और फॉरेस्ट लॉज भी कुछ बनाए गए थे। लेकिन क्या क्या ये नेशनल मूवमेंट ने सॉल्व कर दी थी प्रॉब्लम? तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्वामी सज्जानंद सरस्वती। The first attempt to organize the farmers of Awadh against the exploitation of landlords and talukdars was made by workers of Home Rule League. देखिए, आप में से कई सारे लोग जल्दबाजी में ये पहला वाला स्टेटमेंट सही कर देंगे। क्यों?
क्योंकि ये बात सच है कि जो पहली ऑल इंडिया किसान सभा थी उससे रिलेटेड स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन वो इसके जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, वो इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा थी ये 1 अप्रैल 1936 में लखनऊ में ये हुई थी। ठीक है। प्रेसिडेंट इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, वो ऑल इंडिया किसान सभा के एजी रंगा थे। कौन थे? सॉरी, इसमें एनजी रंगा होंगे। हाँ, एनजी रंगा। एनजी रंगा जो थे वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स ऑफ अवध अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार वाज मेड बाय वर्कर्स ऑफ होम रूल लीग। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। पहला है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। देखो, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट था ये 1829 में नहीं, ये 1929 में आया था। ठीक है। बस थोड़ा सा इन्होंने डेट को चेंज किया है एंड पूरा स्टेटमेंट चेंज हो गया है, तो ये 1929 में आया था। पर जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट था ये 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये हुआ था। ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट ओनली। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस लेबर पार्टी। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये बॉम्बे से रिलेटेड है। कीर्ति किसान पार्टी ये मद्रास से, एंड लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ये पंजाब से। देखो, ये जो कीर्ति किसान पार्टी है ये मद्रास से रिलेटेड नहीं है, ये पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है। बाकी जो लिखे हुए हैं वो सही है। कांग्रेस लेबर पार्टी बॉम्बे से रिलेटेड है एंड लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ये पंजाब से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड इसमें क्या पूछा है? जो सही मैच्ड है, तो सही मैच्ड तो फर्स्ट एंड थर्ड हो रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड इसमें सही मैच हो रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो उस हिसाब से ओनली फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है, बट सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि कीर्ति किसान पार्टी पंजाब से रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज और वर द स्टेटेड objectives of the company in the initial phase of British colonialism? To encourage farmers and weavers to increase trade with India, establishing control over the power of India and monopolizing the revenue. ठीक है। तो क्या फार्मर्स को इनकरेज किया गया था एंड वीवर्स को टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया? तो ये गलत है। बट सेकंड सही है, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ इंडिया एंड मोनोपोलाइजिंग द रेवेन्यू। तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पूरी तरीके से इंडिया को एंड उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया था रेवेन्यू को, तो ओनली सेकंड सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, Calico is related to which of the following? A variety of crop, revenue officer, export of textiles from India to Europe, and Indian indigo. देखो, कैलिको जो था वो बेसिकली इंडियन क्लोथ था और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था बाय ब्रिटिश टू यूरोप। ठीक है। इसका सी सही होगा, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ददनी प्रथा? तो ये ददनी प्रथा किस चीज से रिलेटेड है, इसके बारे में देख लेते हैं। दिस वॉज द प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ सती प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया। इट वॉज रिलेटेड टू द कैपिटल सपोर्ट गिवन बाय द ट्रेडर्स टू द आर्टिशंस। इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इट वॉज अ मुगल रेवेन्यू सिस्टम। देखो, इसका सी वो बी बिल्कुल सही है। इट वॉज रिलेटेड टू द कैपिटल सपोर्ट गिवन बाय द ट्रेडर्स टू द आर्टिशन। ठीक है, बी सही है। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कौन सा ट्रीटी कब हुआ था, उसके बेसिस पे जो पहले हुआ है उसको पहले लगाओ, उसके बाद में जो हुआ है उसको बाद में। तो जो ट्रीटी ऑफ सगौली है ये 1815 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में हुई थी और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है 1782 में। ये मराठा से रिलेटेड है, सालबाई वाली जो है 1782 में। ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका रहेगा ट्रीटी ऑफ सालवाई, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, फिर ट्रीटी ऑफ सगौली सुगौली। ठीक है। तो उसके बेसिस पे 4, 3, 2, 1। ठीक है, यानी कि ए।
Consider the following statement in the context of the diarchy that started in Bengal after the Battle of Buxar. ठीक है? Under this system, administrative responsibility was given to the Nawab of Bengal. Under this system, the East India Company used to collect revenue directly. देखो, जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. अंडर दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द नवाब ऑफ बंगाल. बट ये वाला सही नहीं है. अंडर दिस सिस्टम द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली. तो ओनली वन हो जाएगा. फिर है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अवध. तो नवाब वाजिद अली शाह शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ. नवाब अशफउद्दौला हैड बिल्ड इमामबाड़ा इन लखनऊ टू सेलिब्रेट मुहर्रम. तो ये जो नवाब अशफउद्दौला हैं इन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था फैजाबाद से लखनऊ और इन्होंने इमामबाड़ा बनवाया था लखनऊ में टू सेलिब्रेट मुहर्रम. तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड. और इसमें नॉट करेक्ट पूछा है. नॉट करेक्ट अगर पूछा है तो पहला वाला सही, पहला ओनली वन हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाला सही है. फिर है इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज स्टार्टेड इन लंदन. तो किसने इसको स्टार्ट किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा. ठीक है, सारे स्टेट ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, बस आंसर बता दे रही हूँ. श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है 18 फरवरी 1905 ये लंदन में इन्होंने ये स्टैब्लिश की थी. फिर नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द फाउंडर ऑफ परमहंस मंडली established in Maharashtra believe? It maintaining social distance on the basis of caste, glorification of caste system, prohibition of widow remarriage, in celebrating one god and breaking caste rule. हाँ, तो इन्होंने वन गॉड की पूजा करना सही बताया था. ठीक है, मोनोथीज्म में ये बिलीव करते थे एंड कास्ट रूल को इन्होंने ब्रेक किया था. ठीक है, किसने? द इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द फाउंडर ऑफ परमहंस हम मंडली. हाँ, तो इसी में वो बिलीव करते, परमहंस मंडली के जो फाउंडर थे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय द ब्रह्मो समाज गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन. तो हुआ क्या था? ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय की डेथ के बाद में टू सेक्शंस में डिवाइड हो गया था. एक था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और दूसरा था आदि ब्रह्मो समाज. तो जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था वो रिलेटेड था केशव चंद्र सेन से और आदि ब्रह्मो समाज जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड था. ठीक है, अभी जो हम देख रहे थे परमहंस मंडली, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली बॉम्बे में ये स्टैब्लिश हुई थी 1849 में और इसके जो फाउंडर थे वो थे दादोबा पंडूरांग एंड दुर्गा राम मेहता जी. ठीक है, दादोबा पंडूरांग एंड दुर्गा राम मेहता जी. आगे देख लेते हैं. तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था. फिर आगे देख लेते हैं. फिर ये है ट्रेवनकोर. इससे रिलेटेड कौन है? आमेर से कौन है? जाट स्टेट एंड रोहिलखंड. तो देखो ट्रेवनकोर से राजा मार्तंड वर्मा, ये बिल्कुल सही है. आमेर से जयसिंह, जाट स्टेट से सूरजमल, रोहिलखंड से अली मोहम्मद खान. तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 यानी कि ए. Which of the following characteristics are correct about the Travancore state of the Kerala in the 18th century? Martand Verma was the ruler of Travancore from 1729 to 1758. Travancore created a strong army and defeated the Dutch in 1741. Travancore was an important center of knowledge. तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि सी. कमातागा मारू ये क्या है? ये बेसिकली एक शिप है दैट सेट आउट ऑन ए वॉयज टू कनाडा. ये आपको पता ही है कि जब आप गदर पार्टी, गदर जो मूवमेंट था उसके बारे में पढ़ते हो तो वहां पे कमातागा मारू का मेंशन किया गया है इसको. इट वाज ए शिप